बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 चल रहा था, अकाउंटिंग फॉर लीजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। सब लोग अच्छे से ध्यान देना, हमने सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ के हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत के तुरंत उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवा करके दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स क्वेश्चन डीलर के बुक में, राइट। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया था और जो जो चीजें नहीं पूछी थी हमने वो भी कर ली थी, राइट। देन ऑपरेटिंग लीज हमने स्टार्ट किया था और फिर मुझे अचानक से जाना पड़ा था, है ना, फॉर सम गुड रीजन। सो ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसोर, आप लोग सब लोग ध्यान देना अच्छे से। आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने लास्ट लेक्चर में इसका एक हिंट दे दिया था। ऑपरेटिंग लीज बेसिकली जेन्युइन लीज है, लाइक अ रेंटल एग्रीमेंट, राइट। सो फाइनेंस लीज के अंदर में बहुत तंटे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लीज को बिल्कुल छेड़ता नहीं है। ये बोलता ऑपरेटिंग लीज है, ओके कोई बात नहीं है, आराम से आप कंटिन्यू करो। ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसोर के बुक में रेंटल इनकम दिखेगा, लेसी के बुक में रेंटल एक्सपेंसेस दिखेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, वेरी इजी। क्या था, इवन दो असेट गिवन टू लीज सच असेट शोन इन द बुक्स ऑफ लेजर लेसर, बरोबर ना। और आगे का पॉइंट लिखो इसके अंदर में सारे बच्चे, एक सेकेंड मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, बरोबर है ना। और अब बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर में, लीज इनकम। लीज इनकम किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ, जल्दी जल्दी से बताओ, इन द बुक्स ऑफ लेसर। कहां दिखाएगा, पी एन एल क्रेडिट साइड। लीज एक्सपेंसेस बोलो ना बच्चों, इन द बुक्स ऑफ, वेरी गुड, इन द बुक्स ऑफ लेसी, पी एन एल डेबिट साइड। देन depreciation on lease asset, on asset। आगे बस इतना लिख दो, एज पर AS10। डिटेल में कहाँ देखेंगे, AS10 में, क्योंकि AS10 का नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर में सारी फिक्स असेट, टेंजिबल फिक्स असेट खास करके, उनके डिप्रिसिएशन की सारी ट्रीटमेंट उसके अंदर में दी रहेगी। नाउ द लॉस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, लिखो हेडिंग दे दो, सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 पे एक बार आओगे क्या आप सब लोग। 39 की मैं बात कर रहा हूं, 39 अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लीज वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आना, मैं पेज नंबर आपको बताता हूं। पेज नंबर बच्चों इसका रहेगा 25 नंबर का पेज, लीज वाले में, है ना, 0.25 25। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ सारे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी 39, 29 नहीं 39, पेज नंबर 25, ऑपरेटिंग लीज वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों बताओ, ऑपरेटिंग लीज। हर पार्ट पे क्वेश्चन देखना जरूरी है, लिख लो, एग्जाम क्वेश्चन है। और नंबर लिख लो इसके 5 मार्क मात्र। क्या हो सकता है 5 मार्क में, कुछ नहीं, फेल वाला बच्चा पास होगा, पास वाला एग्जामेशन लाएगा, एग्जामेशन वाला मेरिट आ जाएगा। बोल तू कौन से कैटेगरी की है, एग्जामेशन वाला मेरिट, ओके। तो 5 नंबर के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सब लोग प्लीज ध्यान देना। मशीन वॉज गिवन, ये सबने लिखा गया है पक्का, तूने लिख लिया मुन्ना, क्या बात है, रफ्तार है यार तेरी तो। सो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ रहा हूं, सब लोग नोट्स ओपन करके बैठो। मशीन वॉज गिवन ऑन अ लीज, अच्छा क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। मशीन वॉज गिवन ऑन अ 3 years ऑपरेटिंग लीज, लो इन्होंने बोल दिया ऑपरेटिंग लीज है, बाय अ डीलर ऑफ अ मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू इल्ड 30%। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितना है बेटा लीज रेंटल, सो दैट टू इल्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। ओहो हो, एनुअल लीज रेंटल कितना है बेटा, 30% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ऑन द कॉस्ट, मतलब 1,50,000 प्लस 30%। आगे देखना, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 year एंड आउटपुट फ्रॉम द मशीन आर एस्टिमेटेड एज 40,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 60,000, 80,000 एंड 70,000 consecutively for 5 years. Straight line depreciation in the proportion of output is considered appropriate, in the proportion of output रहेगा।
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। सबसे पहली चीज, आज तक आपको लीज रेंट दिया रहता है, इस बार आपको लीज रेंट निकालना है। एंड लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ऑपरेटिंग ईयर। ओ भाई साहब, बोलो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है। मुझे लगता है हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। पहले तो मुझे एक बात बता दो बेटा सारे बच्चे, वो असेट से कितना चाहता है, 5 साल में उस असेट से कितना मिलना चाहिए उसे? वो चाहता है भैया, वो चाहता है कि 1,50,000 की एसेट की कॉस्ट है, मुझे इसके ऊपर 30% चाहिए। सो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को, 1,50,000 प्लस 30% करो, 1,95,000। और ये 1,95,000, ये इतना वो चाहता है कि उस असेट से 5 साल में इतना आए। और अब ध्यान से सुनना, ये 1,95,000 से कितना आउटपुट जनरेट होने वाला है ये बता दो तो मुझे एक बार। पहले साल में कितना आउटपुट जनरेट होगा? आउटपुट बोलो बच्चों, हाँ फटाफट से बताओ। 40,000 यूनिट्स। हाँ, दूसरे साल में 50,000, तीसरे साल में 60, 40, 50, 60 है क्या? हाँ 60,000। हाँ उसके बाद कितना है बेटा? 80,000। और सबकी टोटल कर देंगे कि एक बार आप मेरे लिए? 3 लाख आ रही है। सो आप लोग 3 लाख यूनिट जनरेट करने वाले हो इस एसेट से, और यूनिट के रेशो में डिप्रिसिएशन है, इसलिए मैं यूनिट की टोटल कर रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। अगर स्ट्रेट लाइन बोलते और वहां रुक जाते तो मैं स्ट्रेट वे क्या करता, 1,95,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। बट इन्होंने बोला यूनिट के प्रोपोर्शन में। सो मेरे प्यारे बच्चों, 1,95,000 में 3 लाख यूनिट बनेंगे। तो बताओ फर्स्ट ईयर में, बोलो बच्चों, ईयर, फर्स्ट ईयर में यूनिट कितने बन रहे हैं? फर्स्ट ईयर में 40,000 बन रहे हैं क्या? फर्स्ट ईयर में 40,000 बन रहे? तो बता दो मुझे कितना आ गया? 26,000, जो भी आ रहा है। ऐसे ही मुझे आगे के सारे साल का निकाल के बता दो, हो गया आपका आंसर। अरे मुझे एक बात बता, 1,95,000 में 3 लाख यूनिट, तो 40,000 यूनिट के लिए कितना? 50,000 यूनिट के लिए कितना? 60,000 यूनिट के लिए कितना? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बोला है ना क्वेश्चन में। चलो निकालो ऐसे, वैसे ही ईयर 2 का निकालो, वैसे ही ईयर 3 का निकालो, वैसे ही ईयर 4 का निकालो, और वैसे ही ईयर 5 का निकालो। फटाफट से करो, फिर उसके बाद आगे का बताता हूँ इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करना है। हाँ, इस बेसिस पे रेट रहेगा। इस बेसिस पे डिप्रिसिएशन रहेगा, रेंट नहीं, डिप्रिसिएशन। एनुअल लीज रेंट तो आपने यहीं पे निकाल दिया होगा। एंड एनुअल लीज रेंट देखो कैसे निकालेंगे। एनुअल लीज रेंट बच्चों एक बार बोर्ड पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो 1,50,000 असेट की कॉस्ट है, उसको 30% एक्स्ट्रा चाहिए। और लीज कितने साल की है जल्दी बताओ? लीज कितने साल की है? 3 ईयर से कितना है? नहीं रे, पक्का? और असेट की कैपेसिटी कितने यूनिट की है पूरी? 40, 50, 90, 60, 1.5 लाख। पहले 3 साल के अंदर में असेट कितना यूनिट बनाएगी? 1.5 लाख। तो देखो तो जरा, डिवाइडेड बाय 3 साल के यूनिट, 1.5 लाख यूनिट्स इन 3 ईयर्स, बराबर ना बच्चों? तो ये आपका आ जाएगा कितना है बेटा बताना? 1,95,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख यूनिट इनटू, ये कितना आ जाएगा बेटा टोटल? सॉरी, ये 1,95,000 में कितने यूनिट बन रहे हैं? एक सेकेंड ना, मैंने गलती से ये इसको नीचे लिख दिया, ये ऊपर चाहिए आपका। 1.5 लाख रुपए में कितने यूनिट बन रहे हैं यहाँ पे? टोटल टोटल यूनिट बन रहे हैं 3 लाख। और पहले 3 साल में कितने यूनिट बन रहे हैं? पहले 3 साल में यूनिट बन रहे हैं, यूनिट इन 3 ईयर्स, यूनिट इन 3 ईयर्स, यूनिट्स इन 3 ईयर्स। हेलो, हाँ पंकज, क्यों कैसा किस चीज का है? नहीं मालूम, एक सेकेंड रुक जा। हाँ आया है, 8963415, 8963415।
ठीक है, बताओ बेटा टोटल कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे 97,500 is for 3 years. Therefore, annually rent to be charged, तो ये तो आपका पहले ही आ गया रहेगा डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, तो एक साल का ओरल है अराउंड 32,500। ये एनुअल लीज रेंट हमने कैलकुलेट किया। अगर 4 साल के लिए लीज पे दिया रहता तो मैं 4 साल की यूनिट की टोटल लेता, 3 साल के लिए लीज पे दिया इसलिए मैंने 3 साल की यूनिट की टोटल ले ली। कौन सा? वो तो मैं डिप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन का लिए बता दो, पहले एक बार लिख लो, वो बातों भी कैलकुलेट कर लो और उसके बाद एनुअल लीज रेंट लिख लो। ये डिप्रिसिएशन की फिगर, इतना डिप्रिसिएट होना चाहिए वो असेट, ऑपरेटिंग लीज है ना। बोलो दूसरे साल का कितना है बेटा आपका, है ना, और इसके अंदर में 30% प्रॉफिट मार्जिन ऐड है, तो ये मैं इतना इनकम भी रिकॉग्नाइज कर लूंगा और डिप्रिसिएशन इसी प्रोपोर्शन में रहेगा। तीसरे साल का कितना है बताओ, चौथे साल का 5वें साल का नहीं निकाला तो भी चलेगा क्योंकि लीज 3 साल की है, तो पहले 3 साल का निकाल लिया, चौथे साल का बता दे, निकाल लिया तो कितना बता दो 52,000 और 5वें साल का 45,500। अब नीचे जवाब में लिख रहा हूं इसका, इतना हम लोग हर बार इनकम दिखा देंगे, पहले 3 साल के लीज के अंदर में 26, 32,500 और 39,000 और इसी प्रोपोर्शन में डिप्रिसिएशन दिखाएंगे। लिखो बेटा इनकम ईयर 1, 2, 3 कितना बेटा 26, 32, 539, 26, 32, 500 और 39,000 एंड ऐसा लिख लो नोट इन द सेम प्रोपोर्शन विल चार्ज डिप्रिसिएशन। प्रोपोर्शन सेम है बच्चों, अमाउंट सेम नहीं रहेगी। पहले साल की इनकम, दूसरे साल की, तीसरे साल की, लीज 3 ही साल के लिए, लीज 4 साल के लिए नहीं है, इसलिए मैंने इनकम भी 3 ही साल की निकाली देखो लास्ट में, और उसी प्रोपोर्शन में डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, उसी प्रोपोर्शन में डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। कुछ नहीं रहे, इन्होंने क्या किया, सारे आउटपुट को प्रोपोर्शनेट के अंदर में बांट दिया। प्रॉफिट मार्जिन पहली बता दी 30% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, असेट की कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस 30% बराबर है, तो उसको टोटल 5 साल में, यहाँ पे एक और सवाल ऐड कर दो अगर किसी को चाहिए तो, ये देखो ये आ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टोटल लीज रेंट टू बी एक्सपेक्टेड बाय द lessor, total lease rent to be expected by the lessor from such asset, from such asset, बरोबर है, प्लीज ध्यान देना, 1,50,000 प्लस 30% कितना है बेटा टोटल इसका बताओ, 1,95,000 ओवर द यूजफुल लाइफ, इतना लीज रेंट वो एक्सपेक्ट करेगा, उसमें से 3 साल में उसने किसी को दिया है ऑलरेडी करंट लीज, कितने साल की है 3 साल की, बोलो और फर्दर कितना दे सकता है, बैलेंस 2 साल की और एसेट की लाइफ अभी बची है, 3 साल का लीज टर्म खत्म होने के बाद अगले किसी को और 2 साल के लिए दे देगा।
तो पहले 3 साल का कितना है आपका 195 डिवाइड बाय 5, देखो आपका मैच हो जाएगा फिगर, इनटू ये 3 नहीं, ये किस प्रोपोर्शन में, यूनिट के प्रोपोर्शन में। पहले 3 साल के यूनिट बताओ कितने हैं, 1.5 लाख है ना बच्चों, और आगे के यूनिट कितने बताओ, आगे के भी 1.5 लाख है, तो यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा है 90 टू 500, 97,500 फॉर 3 इयर्स, एंड अगले 2 साल का 97,500 फॉर 2 इयर्स। ये एक्स्ट्रा पार्ट है लास्ट में जो लिखा कि आपको फ्यूचर रेंट भी अगर पूछ लिया कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो, तो 97,500, करंट लीज से टोटल कितना एक्सपेक्ट कर रहा है 97,500। सर ऐसा भेदभाव क्यों, एक 3 साल है एक 2 साल है, क्योंकि पहले 3 साल में 1.5 लाख यूनिट बना रहे और बाद के 3 साल में 1.5 लाख यूनिट बना रहे। डन। अब उसके बाद हेडिंग दे दो सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक। ओपनिंग लीज का एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला पार्ट ऐड कर दिया तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, 6 नंबर के लिए हो जाएगा क्वेश्चन। डन। ऑल सेट, बड़े बच्चों आगे लिखो अब। नाउ सेल एंड लीज बैक, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस। बहुत ही प्यारा पार्ट है, समझना एक बार, थ्योरी है काफी सारी इसके अंदर में, है ना। अब ध्यान दो बच्चों, ये मान लो एक वेंडर है, पहले सेल करेंगे ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बच्चों प्लीज ध्यान देना एक बार सारे बच्चे, आपको समझाने के लिए। ये एक वेंडर है, सेलर, सेलर ये क्या कर रहा है जल्दी बताओ तो, ये एक एसेट सेल कर रहा है, ये एसेट बेच दिया इसने, है ना, और ये आप लोगों का बायर है, बरोबर है ना, परचेसर, ये वेंडर ए, ये परचेसर बी, और उसके बाद अब ये जो बायर है, ये जो परचेसर है, बच्चों प्लीज ध्यान देना, इसी से सेम एसेट इसने क्या किया मालूम है क्या, वापस लीज पे ले लिया, लीज बैक, जो एसेट अभी अभी इसने बेचा है ना, सेम एसेट इसने वापस लीज पे ले लिया। अब बताओ, इसने लीज पे दिया ये वाली एसेट, तो ये कौन बन गया, लेसर, और ये कौन बन गया, लेसी। सो ए यहां पे डबल रोल प्ले कर रहा है, ए वेंडर भी है, और बाद में एंड देयर आफ्टर, एंड देयर आफ्टर वो क्या बन गया, लेसी, और बी यहां पे बायर ऑफ द एसेट भी है, एंड देयर आफ्टर वो क्या बन गया, देयर आफ्टर वो बन गया लेसर। सो ए भी डबल रोल प्ले कर रहा है और बी भी डबल रोल प्ले कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है सभी को,
ये सेल एंड लीज बैक वाले ट्रांजेक्शन है। ध्यान से सुनना बच्चों, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान दो, 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो बस। तो यहाँ पे बच्चों ये जो लीज बैक हुआ है, ये जो लीज बैक हुआ है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरे टॉपिक में। बताओ तो ये कौन कौन से टाइप की लीज हो सकती है? मे बी फिनांस लीज और मे बी ऑपरेटिंग लीज। दिस एरिया इज ऑलरेडी कवर्ड इन द अबव स्टैंडर्ड। अब ये वापस नहीं देखना है। तो तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? अब हमारा मेन मुद्दा है ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। सो हमारा अभी का फोकस रहेगा, नाउ आवर फोकस विल बी ऑन दिस एरिया। समझ में आई क्या बात सभी को? तो अब ये जो असेट बेच रहे हैं सेल एंड लीज बैक वाले ट्रांजैक्शन में, लीज बैक वाला पार्ट तो हमने पूरे स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। वो लीज ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज कुछ भी हो सकती है, वो हमने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ ली है। अब हमारा जो मेन फोकस है, अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये वाला पार्ट है ना? असेट बेचा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, ये बात समझ में आ रही है? काफी बार बच्चे सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में यही समझ नहीं पाते कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोगों को लीज बैक वाले ट्रांजैक्शन वापस रिकॉर्ड नहीं करना है यहाँ पे वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली सेल वाला ट्रांजैक्शन, राइट? अब सारे बच्चे अच्छे से ध्यान दो, मैंने कुछ चीज लिखवा के देता हूँ। ये लिख लिया बेटा सभी ने? ये नीचे का भी लिख लेना। वेंडर डबल रोल प्ले कर रहा है, बायर भी डबल रोल प्ले कर रहा है, बायर लेसर भी है और वो परचेसर यानी बायर भी है, राइट? ऑल सेट। हम लोगों को यहाँ पे सीखना क्या है? हम लोगों को ये एक चीज सीखना है, हियर लिख लो ऐसा, वी हैव टू, लिखो बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ट्रांजैक्शन, ऑन सेल ट्रांजैक्शन। सर इतना क्यों आप इसके लिए परेशान हो रहे हो? ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग में भी हो जाता था, उसके लिए स्टैंडर्ड में इतना सारा पार्ट क्यों दे दिया? नहीं बेटा नहीं हो सकता था, मुश्किल है। मैं बताता क्या लफड़ा करते हैं तो लोग, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। देखो क्या होता है रियल लाइफ में, मान लो एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख, जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख। ध्यान से सुनना, इसकी फेयर वैल्यू है, आपको समझाने के लिए, 5 लाख, और इसको कितने में बेचा, सेल प्राइस आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपए। ओह, 5 लाख की एसेट को कितने में बेच दिया? 1 लाख में, है ना? तो ये ए ने इस 5 लाख की एसेट को बेच दिया बी को कितने में? फॉर ₹1 लाख। तुम्हें लगता नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे? ऐसी एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, उस एसेट को इन गधों ने कितने में बेचा? 1 लाख में। यहाँ पे ये जो नुकसान हुआ है ए को जो लॉस हुआ है, ये लॉस, ए मूर्ख है क्या? वो लॉस रिकवर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ए बी को क्या बोलेगा, सुन भैया मैं है ना तुझे 5 लाख की एसेट 1 लाख में बेच रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 4 लाख का नुकसान हो गया, बुक वैल्यू 5 लाख, सेल प्राइस 1 लाख, बुक वैल्यू 5 लाख, कैरिंग अमाउंट 5 लाख, बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट, प्लीज पूरा लिखना, सीए मत लिखना। सो कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, बेचा कितने में? 1 लाख में, 4 लाख का नुकसान हो गया बेटा यहाँ पे। तो ये जो 4 लाख का नुकसान है, ए क्या बोल रहा है बी को, भैया ये एसेट मुझे ही रेंट पे दे दे और रेंट ले ले इसका 500 रुपए महीना। तो बी बोल रहा है इतना कम? तो ए बोल रहा है साले जब मैं तुझे 5 लाख की चीज 1 लाख में बेच रहा था तब तो नहीं बोला तूने इतना कम, मैंने जब लॉस खाया तो तू भी रेंट पे लॉस खा ना, तो तुम मुझे इस असेट को रेंट पे दे दे। अब ये लीज बैक हो गया, लीज बैक एट अ लोअर रेंट, ओह बहुत ही कम रेंट पे। सो पहले क्या हुआ, ए ने लॉस बेयर किया और उसके बाद में यहाँ पे ए ने पहले लॉस बेयर किया और अब जब लीज पे उसने एसेट वापस ले लिया तो ए को लो लीज रेंट देना पड़ रहा है, तो ए का यहाँ पे फायदा भी हो गया। अब तकलीफ क्या है बच्चों, प्लीज ध्यान देना, गेम प्लान क्या है इसकी वजह से। ए क्या कर रहा है, ए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक कर रहा है, लॉस बुक्ड
बाय ए। ये था ए का असली गेम प्लान, ये था ए का असली गेम प्लान। उसने लॉस बुक करना था 4 लाख का। ए को क्या था, ए को बुक का प्रॉफिट कम दिखाना था, मे बी उसको इनकम टैक्स का पे करना होगा, मे बी फॉर एनी रीजन, मे बी कंपनी का वैल्यूएशन कम दिखाना होगा, मे बी कंपनी को क्या कहते हैं कोई और टेक ओवर करने वाला होगा तो लॉसेस दिखाने होंगे। सो अननेसेसरी इसने क्या बताया, लॉस बता दिया 4 लाख का। कैसे, एसेट उसी के पास है, देखो एसेट हिली भी नहीं जगह से, एसेट ए की एसेट ए के पास ही है, उसने वो एसेट ऑन पेपर बेच दिया, 5 लाख बुक वैल्यू की एसेट 1 लाख में बेचा। ए को कितने का लॉस हो गया, जे के 4 लाख का। ए का सपना था लॉस दिखाना था, काफी बार तुमको पता है जानबूझ के लॉसेस दिखाए जाते हैं, बरोबर है ना, ताकि कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाए, है ना, ताकि टैक्स में बेनिफिट मिल जाए। तो या फिर अननेसेसरी हाई सरप्लस हुआ रहेगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लॉस दिखाओ। तो यहाँ पे ए ने बदमाशी की, लॉस दिखा दिया, बरोबर है। AS10 के हिसाब से करता तो ऐसी होता ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे AS19 बोल रहा है ये नहीं चलेगा भैया, हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे इसको, इस लॉस को। अब AS19 यहाँ पे बोल रहा है वी डू नॉट अलाउ टू रिकॉग्नाइज। तुम समझना ये कहीं कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, आप मॉड्यूल भी पढ़ोगे तो नहीं दिखेगा आपको, मॉड्यूल में डायरेक्ट बस दिया हुआ है करना क्या है। समझ में आया क्या, एस बोल रहा है वी डू नॉट अलाउ टू रिकॉग्नाइज सच फेक लॉस, इस लॉस को हम दिखाने नहीं देंगे, सिंस जो कि सच ड्यू टू सच लॉस, ड्यू टू सच लॉस is enjoying लो लीज रेंट। ए को लो लीज रेंट देना पड़ रहा है, ए ने पहले लॉस बेयर किया, ए ने 5 लाख की चीज 1 लाख में बेचा, बी का फायदा करवा दिया और बी को बोला कि अब तू एक काम कर मुझे बहुत सस्ते में लीज रेंट पे एसेट दे दे। बी बोलेगा क्यों, ए बोलेगा मैंने सस्ते में दिया तुझे, 4 लाख का मेरा नुकसान हुआ, तेरा फायदा हुआ, अब मुझसे तू रेंट कम ले। तो यहाँ पे ए अपने बुक्स में लॉस भी दिखा दिया एक साथ, और धीरे धीरे अब कोई बच्चा बोलेगा सर लो लीज रेंट है तो ए का इनकम तो बढ़ेगा, अरे बाबा बढ़ेगा बट कितने साल में बढ़ेगा, 5 साल में, लीज पीरियड है जब तक। लॉस तो एक साथ भग से दिखा दिया ना उसने, लॉस तो एक साथ दिखा दिया। लीज रेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की वजह से लीज रेंट कम लग रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो इनकम बढ़ेगा, बट 5 साल में बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही सभी को। तो AS19 बोल रहा है ये ना चाल बे, हम नहीं करने देंगे। AS19 बोल रहा है इसलिए देयरफॉर AS19 says that do not recognize full loss in 1 year, rather क्या बनने बोल रहा है ये, वो कहता है डेफर करो सच लॉस ओवर द लीज स्प्रेड इन द प्रपोर्शन ऑफ लीज रेंटल। लो भैया ए के सपनों पे तो पानी फिर गया है पूरा। ए जो सोच रहा था पूरा लॉस एक साथ दिखा दूंगा, अब ए पूरा लॉस एक साथ नहीं दिखा पा रहा है। सो अब ए कितना लॉस दिखाएगा देखो तो जरा, इफेक्ट देखो कैसे नलीफाई हो गया। सो आफ्टर आफ्टर AS19 अब यहाँ पे जो ए बहुत सारा लॉस दिखा रहा था, बरोबर है, अब ये लॉस कम हो जाएगा, दिस फिगर विल रिड्यूस, और एट द सेम टाइम यहाँ पे ये लॉस कम हो गया, और एट द सेम टाइम ये लीज रेंट भी कम हो गया। सो लॉस कम हो गया, लीज रेंट भी तुम्हारा कम हो गया। सो एक बार का तुम लॉस दिखा रहे हो हर साल, और एक बार का लीज रेंट तुमको खर्चा कम लग रहा है, तो तुमने लॉस दिखाया, जितने का लॉस दिखाया बदले में उतना लीज रेंट में फायदा हो गया, तो लॉस और फायदा दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, सेट ऑफ। AS19 होने ही नहीं दे रहा है, वो देखो कितना प्यारा स्टैंडर्ड बनाया, ये भी रिड्यूस, ये भी रिड्यूस। तुम अननेसेसरी तुम्हारे बुक्स में लॉस नहीं दिखा सकते, बेवकूफ मत बनाओ। AS10 नहीं बताता ये ट्रीटमेंट, इसीलिए कहां पे आई हुई बेटा, ली सेल एंड लीज बैक के केस में AS19 के अंदर में उन्होंने दिया है। लिख लो एज इट इज सेम चीज, लिखो बेटा फटाफट से।
बहुत ही प्यारा लॉजिक है AS19 का, इसलिए कोई भी ऐसे डमी लॉसेस, फेक लॉसेस अपने बुक में नहीं दिखा सकता है इन द केस ऑफ सेल एंड लीज बैक। स्टार्टिंग से लिखना है क्या? यहाँ से लिख लो, जल्दी जल्दी से, रफ्तार के साथ लिखो। तुम लिख लिया बेटा तन्मय? हाँ ये ले, नीचे वाला लिखा। सेम केस, सेम केस, ये प्रॉफिट में भी हो जाएगी क्या? सेम चीज प्रॉफिट में भी हो जाएगा बच्चों? डन, यस, वेरी गुड। टैक्स प्लानिंग के लिए करते हैं काफी लोग ऐसे ट्रांजेक्शन, इसको प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। AS19 बोल रहा है हम नहीं होने देंगे। लॉजिक समझ में आया सभी को? किसी बच्चे को कोई पार्ट रिपीट करना है? एनीबॉडी गाइस प्लीज? यस बेटा। सेम एक अपोजिट केस भी लेकर के बताता हूं, ये लॉस वाला था, सेम एक अपोजिट केस लेता हूं, प्लीज ध्यान देना। अपोजिट केस के लिए आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। लॉस वाली केस मैंने आपको डमी यहां पे लिख करके बताई, सेम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 9 है। बस ये लॉस वाला था, वो प्रॉफिट वाली केस है। देखो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 9। देखो क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2004 एक्स लिमिटेड सोल्ड मशीन विच हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 2,50,000 बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। एक्स ने एक मशीन सेल किया, बरोबर है, उस मशीन का कैरिंग अमाउंट कितना था बच्चों? 2,50,000 एट अ सेल प्राइस, मशीन सोल्ड, सेल प्राइस कितनी थी बेटा बताओ तो जरा? 4 लाख रुपीज। ओ भाई साहब ध्यान से सुनना, किसको बेचा है आगे? वाई लिमिटेड को। एक्स ने वाई लिमिटेड को मशीन बेच दिया, मशीन वॉज इमीडिएटली लीज बैक। ओह, सेम मशीन वापस इसने लीज पे भी ले लिया गया, ये देखो लीज बैक, लीज बैक किसने? एक्स ने, और एक्स कौन बन गया? लेसी, बरोबर। आगे देखो क्या बोला है, मशीन वॉज इमीडिएटली लीज बैक टू द एक्स लिमिटेड फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड गेन बाय द वाई लिमिटेड? चलो सवाल क्या पूछा है, डेफर्ड गेन ट्रीटमेंट पूछा है बाय वाई लिमिटेड। चलो बताओ बच्चों। वाई नहीं सॉरी, एक्स। बोलो, बताओ तो बच्चों कैसे करेंगे? ट्राई करो, उठाओ अपनी कैलसी को, बताओ मुझे। महंगे में बेचा है, ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो लॉस वाला था। देखो, रुको रुको रुको, मैं थोड़ा सा जगह देता हूं आप लोगों को। बच्चों एक्स लिमिटेड के बुक में एक बार देखो तो, ले बेटा पैसा कितना आया जल्दी बताओ, बोलो ना। 4 लाख, 4 लाख में बेचा है ना असेट। टू,
एसेट और टू मशीन कितने की थी बताओ बुक में, बोलो फायदा कितने का हुआ। इस फायदे को डायरेक्टली पीएनएल में डालने वाले थे बट एएस 19 बोलता मत डालो पीएनएल में। कहां डालेंगे, कितने का, पूरा पूरा पीएनएल में नहीं डालने देंगे, पीएनएल का प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाएगा ना। सो ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, हर साल उस डेफर्ड गेन को क्या करो, डेफर्ड गेन ट्रांसफर टू पीएनएल ऑन सम रीजनेबल बेसिस। और उसकी एंट्री क्या रहेगी, वैसे पूछा नहीं है लिख देता हूं, डेफर्ड गेन पहले क्रेडिट किया टू पीएनएल अकाउंट। बराबर ना बच्चों, क्या बोलते भाई लोग, क्लियर, पक्की बात, ऑल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हम लोग यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ये हमने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया, नोट वी आर assuming that because of immediate profit to X Limited, comma high lease rental will be paid by X to Y। X को बहुत फायदा हुआ ना अभी, तो Y बोल रहा है भैया तुझे अभी ज्यादा फायदा हुआ तो अब तू मुझे फ्यूचर में हाई लीज रेंटल दे देना। X को अगर नुकसान होता था तो X कम लीज रेंट पे करता था। थोड़ी देर पहले वाला जो एग्जांपल था वो लो लीज रेंटल वाला था, यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में नुकसान हो गया था ना, उसको सस्ते में दिया था और कंपेंसेट कैसे करवाया था, लो लीज रेंट देके। अभी महंगे में दिया, एक्स को फायदा हो गया तो अब कंपेंसेट कैसे कर रहा है उस फायदे को, कैसे, हाई लीज रेंट देके। क्योंकि बी भी वाई लिमिटेड भी मूर्ख थोड़ी है, वाई बोलेगा मैं महंगे में तेरे से असेट खरीद रहा हूँ मुझे क्या फायदा, तो एक्स बोल रहा है घबरा मत, फ्यूचर में मैं तुझे लीज रेंट इस असेट का मार्केट में 10,000 है, मैं तुझे 50,000 दूंगा। समझ में आएगा सभी को। तो इसीलिए एएस 19 ऐसे प्रॉफिट को फ्लक्चुएट करने नहीं देगा, फॉर जस्ट एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर, इजी था एकदम, पक्का। ये था आप लोगों का सेल एंड लीज बैक। इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर नीचे के पेज पे आ जाओ, 4.10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। चल देखो जरा ध्यान देना सारे बच्चे, पढ़ बेटा, तनिष तू पढ़ तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़। हाँ हाँ बरोबर बरोबर बरोबर, ओके। डेफर्ड लॉस ये 9 के जैसे ही है, लाइक 9 बस अपोजिट है, बस यहाँ पे डेफर्ड लॉस है। चलो बताओ तो बेटा डेफर्ड लॉस कितने का हुआ, वेरी गुड। कैसे निकाला आपने, डेफर्ड लॉस कैरिंग अमाउंट था 490 और सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बचपन याद आ रहा है क्या, और क्या करेंगे इसकी ट्रीटमेंट बताओ तो, 30,000 का टू बी डेफर्ड ओवर लीज टर्म ऑन सम रीजनेबल बेसिस। कभी कभी वो डिप्रिसिएशन भी ले लेते, रीजनेबल बेसिस लाइक डिप्रिसिएशन। डन, कुछ था क्या सेल एंड लीज बैक के अंदर में, सिंपल है एकदम, ऑल सेट, पक्का, डन। ये था आप लोगों का स्टैंडर्ड। तुम लोग साथ में हो न रे, पक्का ना, नया स्टैंडर्ड चालू करूँ ना, ठीक है।